नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। तो मुख्यमंत्री की यात्रा में 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो आयोजित किए जाएंगे। सुबह सीएम धामी गोरियाकोटी जनपद सिवान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन सभा में भी वो शामिल हुए। तो इसके बाद सीएम धामी सिवान विधानसभा में जनसभा और रोड शो करेंगे। यहां वो भाजपा प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो वारसलीगंज में सीएम धामी भाजपा प्रत्याशी अरुण देवी के समर्थन में जनसभा करेंगे और जनता को मतदान के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो समापन के बाद देर शाम मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस चुनाव प्रचार दौरे के माध्यम से सीएम धामी पार्टी के प्रत्याशियों को जनसंपर्क के माध्यम से मजबूत करेंगे। इस अभियान में जनसभाओं और रोड शो के जरिए स्थानीय जनता को जोड़ने और उम्मीदवारों की लोकप्रियता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में बिहार की सरजमी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं। बिहार चुनाव में वोट की अपील करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए, जहां उन्होंने सिवान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। लोगों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो लगातार प्रचार प्रसार में सीएम पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ गए। अस्करी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और आज बिहार पहुंचकर एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया, और क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? बिल्कुल, देखिए साहिल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में है। आज चूंकि सुबह 11 बजे विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें पूरे प्रोग्राम शेड्यूल की, तो उसमें खासतौर से सुबह 11 बजे उन्होंने गोरियाकोटी जनपद सिवान में जनसभा को संबोधित किया है। जो पार्टी प्रत्याशी है देवेश कांत सिंह, उनके नामांकन सभा में वो शामिल होने के लिए गए थे। इसके अलावा दोपहर 12 बजे उन्होंने विधानसभा में जनसभा में एक रोड शो में उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्टी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में भी वो जनता से जो है समर्थन मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैक टू बैक प्रोग्राम था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। और अभी 2:30 बजे वाराणसीगंज में भाजपा प्रत्याशी अरुण देवी के समर्थन में वो एक जनसभा करेंगे और देर शाम दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं बैक टू बैक ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में लगे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और एक कह सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी गई है। एक बिहार राज्य में चूंकि पार्टी का बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा ये जो पूरा दमखम भाजपा इस वक्त लगा रही है, और चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ज्यादा कसरत से इस वक्त नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बिहार राज्य में जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको इस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री के रूप में एक बड़ी पहचान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाई है। इसके किस तरह के परिणाम आएंगे भविष्य में बिहार के लिए, ये देखना होगा। बिल्कुल। और जाफरी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपनी अनूठी पैठ है। और जिस तरीके से हम लगातार देखते आए हैं कि जो भी चुनाव होते हैं उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम हमेशा शुमार रहता है, क्योंकि अपनी एक अलग लोकप्रियता उनकी है। और सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ऐसे में बिहार में जिस तरीके से वो चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, युवाओं पर इसका खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल साहिल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इमेज की, तो कहीं ना कहीं पूरी इमेज बिल्डिंग का जो पूरा दारोमदार है वो इसी बात पर है, क्योंकि युवाओं की पहली पसंद प्रदेश में माने जाते हैं। हाल ही में हमने जिस तरह के कई मामला देखे हैं उत्तराखंड प्रदेश में, चाहे वो बेरोजगारों के वो प्रदर्शन का हो, UPSSC का हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से UPSSC का पेपर भी निरस्त हुआ, तो कहीं ना कहीं जो युवा है प्रदेश भर के, उनकी पहली पसंद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। तो कहा जा सकता है कि इसका बड़ा फायदा बिहार में जो न्यू कमर्स वोटर्स हैं
उनको रिझाने में बड़ा फायदा भाजपा को पहुंचेगा। और जो नए वोटर्स हैं, नए मतदाता हैं, वो कहीं ना कहीं जो है आकर्षित होते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ। तो कहा जा सकता है कि पार्टी ने बड़ी समझबूझ के साथ ये पूरा प्रोग्राम और पूरा शेड्यूल तय किया है। हालांकि चूंकि अभी शुरुआत है बिहार में चुनाव की, अभी आने वाला वक्त बताएगा किस तरह के परिणाम जो है वहां पर आते हैं चुनावों के। लेकिन कहा जा सकता है जिस तरह से लगातार जिम्मेदारियां दी जाती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, कहीं भी चुनाव होता है तो उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कांधों पर है और वो उसको बखूबी निभाते नजर भी आ रहे हैं। साहिल, बिल्कुल जाफरी, कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। साथ ही साथ अगर पुष्कर सिंह धामी की हम बात करें तो वो चुनावों को बेहतरीन तरीके से समझते भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार वो करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तमाम उपलब्धियां वो जनता के सामने रखते हुए आज सिवान में भी नजर आए। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, खासकर जहाँ जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, इस बात का जिक्र करते हुए वो अपनी जनसभाओं में नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे और आने वाले समय में इसी समर्थन के बलबूते पर जो विकास की एक लहर भारतीय जनता पार्टी बहाने की कोशिश में जुटी हुई है उसको और ज़्यादा धार यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएगी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, क्योंकि दिवाली भी बेहद नज़दीक है, ऐसे में पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को दिवाली के मौके पर दी गई है। जाफरी, बिल्कुल, देखिए साहिल, जैसा कि आपने जिक्र किया है, फेस्टिव सीजन है, दिवाली का जो त्योहार है वो नजदीक है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच सक्रिय बने हुए हैं, एक्टिव हैं, और जो भी चाहे वो योजनाओं की बात करें या अन्य बातें करें, उसमें कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो सजग नजर आ रहे हैं और अग्रणी श्रेणी में वो नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है चूंकि बिहार में इस वक्त काफी एक्टिव है और शाम तक वहां पर रहेंगे, तो बैक टू बैक कई तरह के प्रोग्राम्स उनके लगे हुए हैं। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, जनसभाओं का दौर जारी है, रोड शोज का दौर जारी है, तो इसकी पॉजिटिव वाइब्स वहां के जो युवा हैं उनमें देखने को मिल रही है। क्योंकि जाहिर है जो युवा हैं वो देखते हैं कि जो सामने नेता उनको संबोधित कर रहा है वो कितना शक्तिशाली है या उसकी बातों में कितना दम है। इन तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो आज की युवा पीढ़ी है वो आकर्षित होती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका एक सकारात्मक प्रभाव आने वाले वक्त में तमाम जो बिहार के मतदाता हैं उन पर पड़ सकता है। जी चलिए जाफरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार के दौरे पर, जहां जनसभा को सिवान में संबोधित करते हुए वो नजर आए और आज पूरे दिन प्रचार प्रसार अभियान में वो जुटे हुए नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को 9 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 8 यूनिट्स हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से प्रदान की गई हैं और 1 यूनिट हिंदुस्तान जिंक कंपनी व ममता संगठन के संयुक्त सौजन्य से है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के निजी आवास नगला तराई खटीमा से आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रयास स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए लाभकारी होगी और जनता को इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर युद्धवीर सिंह ने बताया कि 8 यूनिट्स में से 4 उधम सिंह नगर और 4 नैनीताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। हिंदुस्तान जिंक कंपनी की निदेशक अनामिका झा ने बताया कि राजस्थान के 4 जनपदों और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर और किच्छा क्षेत्र के 25 गांव में ये सचल चिकित्सा वाहन डॉक्टर, स्टाफ नर्स और काउंसलर के माध्यम से परामर्श, जांच और उपचार सेवाएं प्रदान करेंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत अजय मौर्य सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये पहल राज्य में सस्ती और पहुंच योग्य स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। वहीं राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में इस दीपावली आपदा प्रभावित महिलाओं के लिए विशेष उजाला लेकर आई है। तो रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धनौला की दुर्गा और लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने वोकल फॉर लोकल के तहत सजावटी मोमबत्तियां बनाई हैं जो इस दिवाली शहर के घरों को रोशन करेंगी। तो महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से प्रशिक्षण प्राप्त किया और दीपावली से पहले मोमबत्तियों का निर्माण शुरू किया। हर पैकेट में 6 से 8 मोमबत्तियां हैं जिन्हें होम डिलीवरी और शहर के स्टॉल्स पर उचित दाम पर बेचा जा रहा है। इस पहल के माध्यम से समूह की महिलाओं ने 1.5 लाख रुपए से अधिक की आमदनी अर्जित की है। इस अवसर पर अभिनव शाह,
मुख्य विकास अधिकारी देहरादून ने कहा कि ये पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है बल्कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में भी मदद कर रही है। दुर्गा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष कौशल्या नेगी ने कहा कि हमने प्रशिक्षण के बाद मोमबत्तियां बनाई और अब इन्हें बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इस पहल से न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि देहरादून में त्योहार का उत्साह और भी बढ़ गया है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि हमारी दिवाली पर्व एकदम निकट है, तो उसी क्रम में हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह थे देहरादून जनपद में, उनसे हमने जो दिवाली पर्व पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं वो बना रहे हैं। जैसे आपको पहले पता ही है, हमारे एलईडी ग्रोथ सेंटर है रायपुर ब्लॉक में, उन्होंने बढ़िया एलईडी लाइट्स बनाई। उसी क्रम में एक दुर्गा स्वयं सहायता समूह है, वो बढ़िया दिए, कैंडल्स, ये सब बना रहा है और उनकी बहुत अच्छी सेल भी हो रही है। और डिफरेंट लोकेशन में हमने उनके मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स हमने डाले हैं ताकि उनकी आय बहुत अच्छी हो सके। तो इसी क्रम में ये रायपुर में हमारा ये कार्य किया जा रहा है। वहीं देहरादून में तहसील के ग्राम आर्केडिया ग्रांट में जिलाधिकारी समीन बंसल ने धान की फसल कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम ने स्वयं दरांती उठाकर कृषकों के साथ खेत में फसल काटी, जिससे किसानों के उत्साह को बढ़ावा मिला। प्रयोग के तहत 43.30 वर्ग मीटर के प्लॉट में 17 किलो 500 ग्राम धान की उपज प्राप्त हुई। इस पूरी प्रक्रिया का संपादन राजस्व उप निरीक्षक द्वारा किया गया और GCES एवं CCE एग्री ऐप के मदद से खेत से उत्पादन का डेटा भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस डेटा का प्रयोग फसलों की औसत उपज निर्धारित करने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के निर्धारण में किया जाता है। डीएम ने किसानों के साथ मिलकर फसल कटाई की और उन्हें उन्नत कृषि पद्धतियों और सही फसल प्रबंधन की जानकारी भी दी। इस पहल से किसान अधिक सटीक आंकड़ों के आधार पर फसल बीमा योजना और कृषि सलाह का लाभ उठा सकेंगे। जिलाधिकारी ने किसानों की मेहनत और सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयोग कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही अपने विस्तारित मंत्रिमंडल के साथ मिशन 2027 की तैयारियों को नई दिशा देंगे। तो गुजरात के बाद अब उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसकी रूपरेखा धरातल पर उतरने वाली है। तो प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल के कई पद पिछले कुछ दिनों से खाली पड़े हुए थे। मुख्यमंत्री धामी इन पदों को जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कौन मंत्री बनेगा, इसका निर्णय पूरी तरह से मुख्यमंत्री का है। मंत्रिमंडल विस्तार का उद्देश्य राज्य सरकार की कार्यकुशलता और प्रशासनिक संतुलन को मजबूत करना है। इस विस्तार से न केवल राजनीतिक समीकरणों को सुदृढ़ किया जाएगा बल्कि मिशन 2027 के तहत विकास लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार से राज्य में सत्ता संतुलन और प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार की उम्मीद है। आगामी सप्ताहों में मंत्रिमंडल के नए सदस्यों की घोषणा होने की संभावना भी है। देखिए, हमारी प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद के कई पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर के संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का गठन विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित है। और लेकिन हम सब चाहते हैं, सबकी उम्मीद है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार। वहीं पूरे देश में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सतर्कता को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में भी विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहा है। उपायुक्त खाद्य सुरक्षा गणेश कंडवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, खासकर मिठाइयों की। ऐसे में मिलावट की संभावना अधिक होती है, इसलिए FDA पूरे राज्य में चेकिंग अभियान चला रहा है। अब तक 200 से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। इस अभियान के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की गई है जो पूरे उत्तराखंड में लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर टीमों को तैनात किया गया है और नकली मावा और पनीर को जब्त कर नष्ट किया गया है। कुछ सैंपलों को आगे जांच के लिए भेजा गया है। गणेश कंडवाल ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य सुरक्षा की निगरानी और सख्ती जारी रहेगी ताकि जनता को सुरक्षित और खाद्य सामग्री शुद्ध उपलब्ध हो सके। इस पहल से न सिर्फ उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि खाद्य व्यवसायों में पारदर्शिता और नियमों का पालन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आगामी त्योहारी सीज़न को देखते हुए, जैसे आप जानते ही हैं कि त्यौहार के टाइम पे जो है अचानक डिमांड बढ़ जाती है, खासतौर से मिठाइयाँ और ऐसे उत्पादों की जो आम जन द्वारा जो है त्यौहार के टाइम पे प्रयोग में लाए जाते हैं। FDA उन सभी खाद्य सामग्रियों
के चेकिंग के लिए तत्पर है और इसके लिए जो है पूरे राज्य भर में अभियान चला करके 200 प्लस डिफरेंट कमोडिटीज़ के सैंपल्स लिए गए हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो फोकस है वो है हाई रिस्क प्रोडक्ट, जो कि ख़ास तौर से जिनमें जो है संभावना ज़्यादा रहती है अडल्ट्रेशन की, जैसे दूध उत्पाद हो गए, तेल हो गए, मसाले हो गए, इसके अलावा मिठाइयाँ हो गई और घी आदि सामग्रियों के नमूने लिए गए हैं। इसके अलावा जो है जो इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है, इसमें इस चीज़ को भी इस बार इम्प्लीमेंट किया गया कि हमने मोबाइल टेस्टिंग वैन भी डिप्लॉय की हैं और मौके पर ही जो है खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है, जिसमें जो भी खाद्य सामग्री के विक्रेता हैं या आम उपभोक्ता हैं वो अपने जो है खाद्य पदार्थों की मौके पर जाँच करा सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है मोबाइल टेस्टिंग वैन भी डिप्लॉयड की गई हैं। वहीं नगर पंचायत दिनेशपुर सभागार में आज बाल विकास परियोजना के तहत एक गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी वीना भंडारी ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित किया गया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के बाद आवश्यक पोषण, आहार, रहन सहन और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कृष्णा मंडल और कई महिलाएं उपस्थित रही। महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी शंकाओं का समाधान भी किया। गोद भराई कार्यक्रम ने महिलाओं को स्वस्थ गर्भावस्था और सही पोषण के महत्व के प्रति जागरूक भी किया। इस पहल से न केवल गर्भवती महिलाओं को आवश्यक जानकारियां मिली, बल्कि स्थानीय समुदाय में मातृ और शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। तो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें गर्भावस्था के दौरान सही पोषण और देखभाल की दिशा में मार्गदर्शन देना है। बाल विकास परियोजना के अधिकारी ने आशा जताई कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्वस्थ माताओं और स्वस्थ बच्चों का निर्माण सुनिश्चित हो सके। बच्चों को किस प्रकार आप लोग जानकारी दे क्या मेन सरकार? देखिए, प्रतिवर्ष भारत हमारे सरकार द्वारा इसमें पोषण माह मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत अभी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ये पोषण माह मनाया जा रहा है। इसमें आज दिनेशपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण माह का आयोजन किया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता द्वारा 5 आंगनवाड़ी गर्भवतियों का गोद भराई और कुछ बच्चों का अन्नप्राशन किया गया, जिसमें इस माह में प्रत्येक आंगनवाड़ी अपने केंद्र पे भी पोषण से संबंधित गतिविधि करती है, जिसमें पोषण की जानकारी सभी लोगों को दी जाती है कि कैसे पोषण का अपना ध्यान रखें, जिससे हमारे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बड़े बुजुर्ग तथा पूरा समाज स्वस्थ हो सके। आज पोषण मेला का आयोजन किया गया है हमारे विभाग द्वारा, जो दिनेशपुर नगर पंचायत में हो रहा है। ये हर साल हम लोग मनाते हैं। ये इस 17 सितंबर से 16 अक्टूबर आज आखिरी अंतिम पोषण माह है जो हम मिलके मना रहे हैं। तो का यहाँ पर गोद भराई अन्नप्राशन करके हम संदेश देते हैं कि पोषण किस तरह से पोषण स्वस्थ बच्चा भी स्वस्थ रहे, और अन्नप्राशन के माध्यम से ऊपरी आहार के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं कि 6 माह के बाद बच्चों को ऊपरी आहार देना चाहिए। इससे संबंधित एक कार्यक्रम हम मनाते हैं, हर साल लोग करते हैं बच्चों को। वहीं हरिद्वार के डीपीएस दौलतपुर जूनियर स्कूल परिसर में सोमवार को अचानक बंदरों का झुंड घुस आया, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना सनी चौक जगजीतपुर स्थित स्कूल परिसर की बताई जा रही है। स्कूल बस के ड्राइवर, आपको बता दें, सोमपाल, जो कटारपुर के निवासी हैं, बंदरों के हमले में गंभीर रूप से घायल भी हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हमले के दौरान स्कूल में बच्चों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई और डर का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बंदरों को भगाया, लेकिन इस घटना ने स्कूल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल प्रशासन ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं ये घटना दर्शाती है कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बंदरों की संख्या बढ़ने के कारण स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई और स्कूल सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों से बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं हरिद्वार में सार्वजनिक स्थानों और ढाबों पर शराब पीने या पिलाने वालों के खिलाफ सिडकुल पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 42 लोगों को गिरफ्तार किया और सभी के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। थाना सिडकुल की टीम ने चेकिंग के दौरान 12 वाहनों को सीज किया। ये कार्रवाई एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर की गई, जिसमें होटल, ढाबों और सड़क किनारे शराब पीने वालों को निशाना बनाया गया। साथ ही 10,500 संयोजन शुल्क भी वसूला गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि अब सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या पिलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये कार्रवाई असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया
कि इस मुहिम को आगे भी जारी रखा जाएगा और सड़क किनारे शराब पीने वालों के लिए अब जगह नहीं रहेगी। तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से न केवल सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि कानून का पालन करने वालों को भी संदेश मिलेगा कि हरिद्वार में असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं रुड़की हरिद्वार में त्योहारों से पहले स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग ने मावा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तो अमानत नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दिल्ली नंबर DL1CT0544 ट्रक रोका गया, जिसमें लगभग 10 क्विंटल मावा भरा हुआ था। प्राथमिक जांच में मावे की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई और मौके पर 25 किलो सड़ा हुआ मावा नष्ट कर दिया गया और बाकी मावे को सील भी कर दिया गया। ट्रक चालक कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। जांच में खुलासा हुआ कि मावा मुजफ्फरनगर से लाया गया था। फूड क्वालिटी टेस्टिंग लैब की ऑन साइट जांच में गंदगी और मिलावट की आशंका सामने आई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। कार्रवाई में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान प्रमुख अरुण शरवण और फूड ऑफिसर दीपांशु गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस भी शामिल रही। जब्त मावे के सैंपल देहरादून लैब भेजे गए, जहां उनका परीक्षण कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि त्योहारों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं और जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और त्योहारी सीजन में मिलावट रोकना है। उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 20.89 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली खटीमा मेलाघाट राज्य मार्ग की पुनर्निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत 11.50 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम, सड़क सुरक्षा उपाय, रोड साइनेज की स्थापना और सुदृढ़ीकरण कार्य किए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि यह सड़क भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और शिक्षा को नई दिशा देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भू कटाव रोकथाम और जल निकासी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि सड़क टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि खटीमा अब शिक्षा का उभरता केंद्र बन चुका है, जहां सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए और प्रधानमंत्री मोदी के कनेक्टिविटी ही विकास की रीढ़ के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सीएम धामी ने क्षेत्रवासियों को दीपावली और आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं दी और राज्य में सुरक्षा, सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। ये आज खटीमा मेलाघाट मार्ग की इसका आज शिलान्यास हो गया है और इसके बन जाने पर इस क्षेत्र में बहुत सुविधा होगी और कुल मिलाकर ये 20 करोड़ रुपए की ये सड़क है, बड़ी धनराशि है। इसका गुणवत्तापूर्ण ठीक तरीके से हमारे नेशनल हाईवे वाले और जो भी सड़क निर्माण की हमारी कार्यदायी संस्था है, मैं कार्यदायी संस्था से भी कहूँगा कि इसको जो है बहुत गुणवत्तापूर्ण बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जो हमारा भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है और हम हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं इस क्षेत्र में कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है। उनको भी इस सड़क से आगमन करना होता है और अब इस दौरान सभी त्योहार भी हमारे आ रहे हैं। ये फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।